क्लियर है आपको सभी चीजें, सारे टॉपिक्स? आगे का देखते हैं। हमने छोड़ा था वो लास्ट वीडियो ट्रांसवर्सल लाइन पर। ट्रांसवर्सल लाइन का जितना भी आपका काम है वो सारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, तो मैं इसको फिलहाल ड्रॉप करती हूँ और ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ क्लियर करूँगी। अभी हम देखते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स, जिसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज किया LPA VOA। अभी हम देखते हैं ये यूज कैसे करना होता है। राइट, यहाँ पर आते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स, यानी कि एक एंगल नहीं, हम दो एंगल्स की बात करेंगे। अगर एक एंगल ये वाला है तो हो सकता है मैं इसके साथ पेयर करने वाला किसी दूसरा एंगल, कोई दूसरा एंगल, फॉर एग्जाम्पल वी मे हैव दिस एंगल टू, ओके। तो ऐसा कोई दूसरा एंगल भी हो सकता है जो इसकी ही दूसरी आर्म को शेयर करता है। कहने का मतलब है अगर एक एंगल आपने बना दिया, आप इसकी इस आर्म पर आप कोई दूसरा एंगल क्रिएट कर देते हो। मान लो आपने ऐसा एंगल बना दिया, तो एक ये वाला एंगल है, आप पहचान रहे ये वाला एंगल, राइट। अब इसी आर्म पर आपने एक और एंगल बनाया जो इस तरफ ओपन हो रहा है, ये वाला एंगल। इन एंगल्स को हम कहते हैं, ये दोनों है एडजेसेंट एंगल्स। हम इन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब ऐसे एंगल्स जो सेम आर्म को शेयर कर रहे हैं, है ना। एक ही आर्म पर एक एंगल इस तरफ बना हुआ है और एक एंगल इस तरफ बना हुआ है, तो हम इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स, राइट। एडजेसेंट एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम अब शेयर करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे हम इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा एक्सियोम 1 6.1 LPA, जो कि शॉर्ट फॉर्म है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अभी क्या चीज होती है, जब दो एंगल्स, एक एंगल ऐसे बना हुआ है और इसका एडजेसेंट दूसरा एंगल, यानी इसकी इस आर्म पर जब मैंने दूसरा एक और एंगल बनाया, ये दोनों एंगल्स मिलकर जब एक लाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लाइन। जब दो एंगल्स मिलकर एक लाइन बनाते हैं तो हम इसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखा हमने, एक एंगल बना, उसकी दूसरी आर्म पर हमने एक और एंगल बना दिया। मान लो ये वाला एंगल मैंने बनाया था 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल जब मैंने इसकी इस आर्म पर बनाया तो ये बनाया 120 डिग्री का, और मैंने देखा कि अब तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, और मैंने चेक किया इन दोनों को जोड़ने से 60 प्लस 120 इनका सम 180 डिग्री आता है। इसका मतलब है कि ये एंगल्स 180 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करते हैं एज अ जॉइनिंग, तो इन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यानी ऐसे एंगल्स जो लीनियर यानी लाइन को फॉर्म कर रहे हैं, याद रखना। इसको पहचानने के दो तरीके हैं, या तो आप स्ट्रेट लाइन से पहचान लीजिए, या फिर आप एंगल्स का सम चेक करिए। एंगल्स को जोड़ने से अगर 180 डिग्री आ रहा है, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। या फिर इसका कन्वर्स देखते हैं क्या होता है। अब कन्वर्स कह रहे हैं कि अगर एक रे पर, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर कोई भी रे बनी हुई है, ऐसे हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब इस पे कोई मैंने एक रे ऐसे बना दी है एक पॉइंट O से। अगर मैं ऐसी कोई रे बनाऊंगी तो ये जितने इसके एंगल्स बनेंगे, दो एंगल्स बनेंगे, राइट, इन दो एंगल का सम 180 डिग्री आएगा, जिसका मतलब ये इसका ऑपोजिट कह रहा है। एक्सियोम 1 कहता था इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक एंगल मैंने इसका नाम 1 रखा, इसका नाम 2 रखा। एक्सियोम 6.1 कहते हैं कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। उसके जस्ट ऑपोजिट एक्सियोम 2 कहता है कि अगर इफ एक स्ट्रेट लाइन है
two angles are adjacent, two angles are formed adjacent to each other, then the sum of the angles will be angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree. सेकेंड एक्सियम इसका ऑपोजिट कहते हैं कि अगर लाइन पहले से स्ट्रेट है और उस पर आपने दो एंगल्स बना दिए, यानी कि उस लाइन को आपने दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया, तो उन दोनों का सम 180 डिग्री ही आएगा. यानी पहले ये वाली लाइन, उसके बाद ये वाली लाइन, राइट. इफ दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ द एंगल्स विल बी 180 डिग्री सेज द सेकंड एक्सियम. इतना क्लियर है आपको? अब हम फर्स्ट थ्योरम पर आते हैं इस चैप्टर की, जो कि है VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सीम्स फनी. ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब है कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है लाइक दिस, और ये दो स्ट्रेट लाइन जो एंगल्स बनाती है, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो ये जो दो एंगल्स क्रिएट होंगे, ये एंगल्स इन एनी कंडीशन इक्वल ही होंगे. मैंने इस एंगल का नाम 1 रखा है, इसको 2 रखा है, तो इन एनी कंडीशन ये एंगल्स हमेशा इक्वल ही आएंगे. क्या सिर्फ इन एंगल्स की बात हो रही है? ये एंगल्स भी तो हो सकते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4, राइट. तो चाहे आपने ऐसे हैंड खोला है, तो ऊपर के जो दो एंगल्स बनेंगे, नीचे का जो एंगल्स बनेगा, या फिर लेफ्ट एंड राइट के जो दो एंगल्स क्रिएट होंगे, इधर का और इधर का, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे. ठीक है, इसे हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट. आपने देखा, ये एक दूसरे के वर्टेक्स के ऊपर बने हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में बने हैं. एक नीचे से बना है और एक ऊपर से बना है, इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट angles. So in that case, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे. इतना क्लियर है? इसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारे एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज. तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप लोगों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इन थियरम्स का कोई भी पार्ट करिए, कोई भी चीज़ डायग्राम के साथ आप सॉल्व करिए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस कॉन्सेप्ट के अंदर ना लिखना भी आना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है, हमें क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाता है कि अरे इसका तो ये आंसर है, बट हम उसको ना सही से लिखना नहीं जानते हैं, या फिर हम स्टेप्स मिस कर देते हैं. वहाँ पर आप मार्क डाउन हो जाते हो, और वही सारी हमारी गलतियाँ होती है, जहाँ पर 5 मार्क्स की थ्योरम जो हमें आती थी, उसमें सिर्फ 1 मार्क्स मिलते हैं. तो ऐसा आप नहीं होने देंगे. आपको ध्यान रखना है कि जितने अच्छे से आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो रहे हैं, आप उनको एक्सप्लेन भी उतनी अच्छे तरीके से करिए. मैं हर क्वेश्चन में आपको गिवन को अंडरस्टैंड करना सिखाऊंगी, और हम उसे कैसे राइट करेंगे ये आपको ध्यान से लिखना है. और क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं क्लास 9 में, इससे पहले क्लास 7, क्लास 8 में आपने इतनी सारी थ्योरम्स नहीं देखी होगी, और इतनी सारी थ्योरम्स का ये इतना सारा पार्ट जो अलग अलग तरह से होगा, जिसमें सब कुछ आपको राइट करना होता है, ये सब आपने पहले नहीं किया है. सो क्लास 9 में आपका जितना ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए. अगर एक्सप्लेनेशन में आपने उन पॉइंट्स को अच्छे से नहीं रखा, या आपने रीजंस नहीं दिए, आपने यही नहीं बताया कि आपने इनको इक्वल क्यों कहा, क्या हमारे पास ऐसा कोई लॉजिक है, या फिर क्या हमारे पास ऐसी कोई थ्योरम है, आपने मेंशन ही नहीं किया, तो वह आप हमेशा मार्क डाउन हो जाओगे. आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा. आपके डायग्राम्स एकदम नीट एंड क्लीन है, आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा. बट उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको एक्सप्लेन भी अच्छे से करिए. ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स. वन थ्योरम के बाद आपका फर्स्ट एग्जाम्पल आता है. हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, राइट. इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, ये पेयर ऑफ लाइंस है,
PQ, and then we have R here and S here. तो क्या इन दोनों लाइंस के बीच एक चीज लिखना इंपॉर्टेंट है? हमें इस पॉइंट को मेंशन करना जरूरी है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है पॉइंट O पर. अक्सर हम ऐसी छोटी छोटी चीजें लिखना भूल जाते हैं और हमेशा मार्क डाउन होते हैं, तो ध्यान देना है आपको. ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर करनी है. एग्जाम्पल 1 में मेंशन है कि इन फिगर दिस lines PQ and RS intersect each other at point O. तो यहाँ मैं मेंशन करती हूँ. PQ and RS intersect each other पॉइंट O. ये एक दूसरे को एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती है. इफ एंगल POR is equal, I'm sorry, and the ratio of angle ROQ is equal to 5:7, find all the angles. ये था आपका क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1, I'm sorry, पेज नंबर 95. तो ये कहता है कि इस फिगर के अंदर जो दो एंगल्स हमें नजर आ रहे हैं, वैसे कुछ 4 एंगल्स भी हैं. कौन कौन से एंगल्स हैं? हमने एंगल्स को रीड आउट करना सीखा है, राइट? यहाँ POR की बात हो रही है, यानी एंगल हमारा P से स्टार्ट होता है, O पर बन रहा है और R पर एंड होता है, यानी कि ये वाला एंगल. कभी अगर आपको लगे कि आप एंगल नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसको थिक कर लीजिए ऐसे, या फिर आप रफ में उस डायग्राम पर फिर से रिक्रिएट कर लिया करिए, तो आपको हमेशा क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा एंगल है जो मार्क करना है. तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, एंड एंगल ROQ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ROQ, यानी ये वाला एंगल, राइट? तो ये एंगल आपका यहाँ से लेकर ऐसे जा रहा है. ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का रेशियो गिवन है और हमें बाकी सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. रेशियो गिवन है, इसका मतलब है कि हम इसे अपनी तरफ से लिख सकते हैं एक कांस्टेंट के साथ. तो पहले काम करते हैं, पहले गिवन और बाकी जितने पार्ट्स हमें लिखने चाहिए वो सब मेंशन करते हैं. स्टार्ट करते हैं गिवन से. गिवन तो क्या क्या गिवन है? PQ and RS intersect at point O. Intersect at point O such that angle POR ratio angle ROQ is equal to 5:7. अच्छा, जब हम गिवन मेंशन करते हैं तो हम अपने वर्ड्स में इन सभी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, इनका एक कंक्लूजन भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मुझे बार बार POR लिखने में कंफ्यूजन होगी कि मैं किस एंगल की बात कर रही हूँ, तो इस फिगर के अंदर मैंने इस एंगल को 1 लिख दिया है, राइट? और इस एंगल को एंगल 2 बता दिया है. तो अब मैं इसके बारे में यहाँ लिख सकती हूँ, एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इज इक्वल टू 5:7. अब इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना मेरे लिए ज़्यादा इजी है, तो मैं हमेशा गिवन का एक कंक्लूजन अपने लिए लिख सकती हूँ ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ. ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप लिखना चाहते लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो भी चलेगा, बट मैं ऐसा हमेशा करती हूँ. कंक्लूजन लिखने से मुझे क्लियर हो जाता है कि मुझे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें मिल चुकी है और क्या क्या चीज़ें मुझे आगे यूज़ करनी है, राइट? गिवन के बाद अब अगर मैं फाइंड ऑल द एंगल्स, तो ये वाला पार्ट लिखा जाता है टू फाइंड में. टू फाइंड, ये गिवन में टू फाइंड क्या करना है? ऑल द एंगल्स. अब ऑल द एंगल्स का मतलब क्या हुआ?
फाइंड के बाद ऑल द एंगल्स का मतलब हुआ कि मुझे एंगल 1 और 2 भी चाहिए। अगर इन एंगल्स का नेम मैंने एंगल 3 एंड 4 मेंशन किया है तो मुझे सारे एंगल्स चाहिए, एंगल 1, 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, मुझे वो सारी वैल्यूज चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में से हमें गिवन और टू फाइंड कैसे सब्ट्रैक्ट करना है और फिगर के अकॉर्डिंग हमें एंगल्स का नेम कैसे देना है, राइट। एंगल्स की नेमिंग अगर हमें क्लियर है और मुझे ये पता है कि मुझे कैसे कैसे अपने अकॉर्डिंग उसको कंक्लूड करके लिखना है, तो हम आगे का काम इजीली कर लेंगे। स्टार्ट करें। मैं ये क्वेश्चन रब कर देती हूँ क्योंकि गिवन तो हमारे पास है ही। ठीक है, अब सॉल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के स्टार्टिंग के लिए हम गिवन को यूज करेंगे। हमें क्या गिवन है कि एंगल 1 और रेशियो एंगल 2 इज इक्वल टू 5:7। एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इज इक्वल टू 5:7। आपको ध्यान होगा कि कभी भी अगर हमारे पास रेशियो के अंदर कोई भी क्वांटिटीज गिवन होती थी तो हम उसे अपनी तरफ से किसी वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं। यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू 5x और एंगल 2 इज इक्वल टू 7x। ये चीज क्लियर है। मैं एंगल 1 को 5 नहीं लिख सकती हूँ या एंगल 2 को 7 नहीं लिख सकती हूँ, लेकिन इनके किसी भी वेरिएबल के साथ, कोई भी कॉमन वेरिएबल के साथ इनको लिख सकती हूँ। और ऐसा क्यों कर सकते हैं पता है? क्योंकि जब ये कैंसिल हो जाएंगे x से x, जब मैं इनका रेशियो निकालूंगी कैंसिल हो जाएंगे तो हम वापस उसी फॉर्म पे आ जाएंगे। तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा काम इजी हो जाएगा। तो एंगल 1 को मैंने वेरिएबल के साथ 5x लिखा, एंगल 2 को मैंने 7x लिखा। आगे का काम करते हैं। अगर आप ध्यान से एंगल 1 और 2 को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि PQ एक लाइन थी। क्वेश्चन के गिवन में मेंशन था ना, PQ एंड RS इंटरसेक्ट करते, ये दोनों लाइंस थी। एक ही लाइन पर जब इस तरह का कोई एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आपको याद आ रहा है ये कौन सा एक्सियोम था आपका? यस, ये आपका एक्सियोम 1 था। एक्सियोम 1 कहता है कि एक ही लाइन पर अगर दो एंगल्स आ रहे हैं, राइट, तो उन दोनों एंगल्स को जोड़ने से 180 डिग्री का एंगल बनता है। एक्सियोम 2 हमें ये बताता है कि दोनों एंगल्स को जोड़ने से 180 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब है कि एंगल 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो इनका सम 180 डिग्री आएगा, जिसे हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, राइट। तो हम इसे मेंशन कैसे करेंगे? हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 है क्या? 5x है। एंगल 2 क्या है? 7x है, इज इक्वल टू 180। अच्छा, अगर आपने ये मेंशन किया तो आपको इसका एक्सियोम लिखना पड़ेगा कि आपने क्या यूज किया। ये हमने यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये वाला एक्सियोम यूज किया है, राइट। मैं इसको शॉर्टकट में लिख रही हूँ जस्ट टू सेव द स्पेस, बट आपको ये पूरा लिखना है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो 1 और 2 क्योंकि लीनियर पेयर है, 1 और 2 मिलकर एक लाइन बनाते हैं, तो इनके एंगल को जोड़ने से हमेशा 180 डिग्री आता है। तो इनको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारी नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बन गई है इन वन वेरिएबल। सॉल्व करें। 5x और 7x ऐड हो सकते हैं, यस। तो 12x इज इक्वल टू 180। इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फिर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 180 टू बी डिवाइडेड बाय 12, राइट। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 आया। ये 15 क्या है? x है। ये 15 हमारा एंगल नहीं है, ये x है, राइट। आगे का पार्ट करते हैं। तो फिर हम एंगल्स कैसे निकालेंगे? ये मेरे पास सिर्फ x की वैल्यू आई है, तो हम एंगल 1 की वैल्यू और एंगल 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 15 एंड 7 इंटू 15। हमें याद है 5x का मतलब 5 इंटू 15, 7x का मतलब 7 इंटू x की वैल्यू 15। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे एंगल 1 और 2 की आ गई।
which is 75 डिग्री और 105 डिग्री। अब मेरे पास इस पूरे डायग्राम के अकॉर्डिंग दो एंगल्स आ चुके हैं। इस एंगल का नंबर, इस एंगल की वैल्यू मेरे पास आई 75 डिग्री, जिसे मैं लिख देती हूँ। एंगल 2 की वैल्यू मेरे पास आई 105 डिग्री। आपको ये नहीं करना है कि आप डायग्राम के अंदर ही रब करके लिख देंगे, नहीं, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ये आप जो फेयर डायग्राम बनाएंगे आपको उसके अंदर ये कट नहीं करना है कि आप उसको रब करके रियल वैल्यूज लिख देंगे, नहीं, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब मेरे पास दो एंगल्स तो आ गए, बाकी के एंगल्स का क्या करें? बाकी के एंगल्स के लिए हम नेक्स्ट थ्योरम लगा देंगे। कैसे? ओके, आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर दो लाइंस थी जो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती थी। अगर आपको ये वाला एंगल पता है कि कितने डिग्री का है, which is like 75 डिग्री, तो क्या आपको ये एंगल नहीं पता है कितने डिग्री का है? Exactly 75 डिग्री। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कभी भी दो लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। हम इन्हें कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब हमें इन्हें लिखना कैसे होगा? लिखने का तरीका देखिए, तो हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल एंगल 2 इज इक्वल टू 105 डिग्री, और इन दोनों के लिए आप मेंशन करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। फिर से बताऊं, ये दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही है, एक एंगल 75 का तो दूसरा भी 75 का होगा। ऐसे ही नीचे वाला एंगल 105 डिग्री का आया तो ये वाला एंगल भी 105 डिग्री का आएगा, राइट? इसका मतलब आपने दो एंगल्स तो निकाले, यूज किया आपने, रेशियो वाला पार्ट आपने यूज किया, और आपने बाकी के दो एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कह के निकाल दिए। तो इनको लिखने के लिए आप दोनों को एक साथ कह सकते हैं VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर से बता देती हूँ, ये आपको लिखना है पूरा, राइट? मेरी तरह आपको शॉर्ट नहीं यूज करना है, शॉर्ट फॉर्म, जस्ट टू सेव सम स्पेस, मुझे ऐसा लिखना पड़ा। ठीक है, स्पेस है मेरे पास, जस्ट टू कीप इट शॉर्ट, राइट? और इतनी चीज़ अगर आपको क्लियर है और आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को कर देंगे, आप इसमें एक पॉइंट भी आपका मार्क डाउन नहीं होगा, कोई पॉइंट मार्क डाउन नहीं होगा। लेकिन आप पता है हम मिस्टेक क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सीधा यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, 5x + 7x 180 डिग्री। ना तो हम कभी ये मेंशन करते हैं कि कैसे हमने रेशियो को कांस्टेंट या एक वेरिएबल के साथ में यूज किया, ना ही हम ये मेंशन करते हैं कि क्यों 180 डिग्री के बने, और ये मेंशन नहीं करने से आप मार्क डाउन हो जाते हैं। मुझे मालूम है कि आपको सारा क्वेश्चन समझ आ गया है और आपको ये चीज़ पता है, तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरम में बहुत ज़रूरी होता है कि आप सारे पॉइंट्स वन बाय वन एक्सप्लेन करिए, और यही प्रेजेंटेशन है जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे थ्योरम्स में। और इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आप मिस कर देंगे, फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ x की वैल्यू निकाल दी और आपने छोड़ दिया क्वेश्चन। आई हैव मैनी स्टूडेंट्स जो इतना सारा करते हैं और सिर्फ x की वैल्यू पर छोड़ देते हैं, उनको लगता है अच्छा x तो आ गया, हो गया खत्म, लेकिन हमें x थोड़ी ना निकालना था। फाइंड ऑल द एंगल्स, राइट? तो आपको ये सारे एंगल्स निकालने थे, और सारे एंगल्स निकालने के लिए आपको x की वैल्यू का इस्तेमाल करना है। पहले आपको 5x निकालना है, 7x निकालना है, उसके बाद उनके ऑपोजिट एंगल्स भी निकालने हैं। ऐसा नहीं करने से आप इजीली मार्क डाउन हो जाते हैं, और फिर आपको लगता है कि इतनी मेहनत करते थे हम उसमें आपको मार्क्स नहीं मिल रहे, राइट? तो ऐसा मत होइए।